हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य। फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाए हैं, सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे और आपके काम भी आएंगे। ये डीएसएसबी टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए है और जहाँ भी आपकी हिंदी आती है उसमें ये पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सिर्फ वही निकाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको माना है? तो स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को माना है। और हिंदी के जो प्रथम कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, वो भी स्वयंभू को ही माना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्वयंभू का जो समय है वो कोई निश्चित नहीं है, 8वीं शताब्दी माना जाता है। अगर आपको पेपर में कहीं दे देते हैं कि 782 या 83 ईस्वी, तो वही उनका समय सही होगा। ठीक है, अगर आपको 82 या 83 दे तो 83 आप लगा सकते हो, क्योंकि ये इसका समय माना जाता है और ये विद्वान थे। ठीक है, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का कवि भी माना जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है और ये जैन परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, वो भी किसने बोला? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। हिंदी का जो प्रथम कवि माना था वो भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ही माना जाता है। ओके, और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। उनके 3 ग्रंथ ये हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम है पौमचर्यू। ठीक है, पौमचर्यू जो ग्रंथ है इनका, वो ग्रंथ इन्होंने लिखा जरूर था, परंतु वो क्या इन्होंने पूरा नहीं किया था। इनके पुत्र थे जिनका नाम था त्रिभुवन जो थे इनके पुत्र, उन्होंने इसको पूरा किया है। ठीक है, और दूसरा इनका है रिठोमी चर्यू इनका ग्रंथ है। और तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो है स्वयंभू छंद। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, इसमें चर्यू लगाए, पयुम चर्यू और रिठोमी चर्यू और स्वयंभू छंद, ये तीनों ग्रंथ इनके हैं, स्वयंभू के हैं। पहला जो इनका ग्रंथ है वो इन्होंने पूरा नहीं किया था, इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। आप इतना ध्यान रखना। आगे है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहते हैं? वाल्मीकि भी कहते हैं इनको और व्यास भी कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश भाषा में अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर जो आंसर बनेगा वो स्वयंभू से रिलेटेड आएगा। ठीक है, और आगे है शिव सिंह सैगर जो हिंदी भाषा में प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखी थी। शिव सिंह सैगर ने प्रथम पुस्तक लिखी थी शिव सिंह सरोज। इन्होंने अपने ही नाम की लिखी है, तो ये आप आराम से याद भी कर सकते हैं। शिव सिंह सैगर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो शिव सिंह सरोज इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्पदंत कवि जो है वो प्रसिद्ध कवि हैं अपभ्रंश में। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य या अपभ्रंश भाषा के अंदर जो आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा जो उनके अनुसार जो माने गए हैं वो पुष्पदंत हैं, जो प्रसिद्ध कवि मानते हैं ये। और डॉक्टर रामकुमार के अनुसार कौन है? तो स्वयंभू हैं। ओके, डॉक्टर रामकुमार के अनुसार जो बनते हैं वो स्वयंभू हैं और हजारी प्रसाद के अनुसार अगर माने जाते हैं अपभ्रंश में तो वो पुष्पदंत हैं। आप इतना ज़रूर ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भभूति भी कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भभूति भी कहा जाता है। और अपभ्रंश भाषा में जो पहले कवि माने जाते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और इनका पुष्पदंत को हिंदी में क्या कहते हैं? भभूति भी कहा जाता है। ठीक है, शिव सिंह सैगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ भी कहा है। शिव सिंह सैगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है? भाखा की जड़ भी कहा है। भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सैगर ने कहा है। इनकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मेरे से कहीं गलती होती है प्लीज़ माफ़ कर देना, बट मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आगे है अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक। जो पहला, अगर आप मानते हो धर्म से रिलेटेड किसी ने अगर जो राशक जो लिखा है, संदेश राशक जो ग्रंथ लिखा है, वो पहले मुसलमान कौन थे? अब्दुल रहमान थे। पहले मुस्लिम थे ये, जिन्होंने धर्म से रिलेटेड एक मतलब ये ग्रंथ लिखा था। वो पहले मुसलमान थे ये,
अब्दुल रहमान, ठीक है, इन्होंने संदेश रासक लिखा था। ये पहला एक धर्म से संबंध रखने वाला ग्रंथ था और पहले मुस्लिम थे ये जिन्होंने प्रथम ग्रंथ लिखा था। ओके फ्रेंड्स, आगे है संदेश रासक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगी के विरह का वर्णन किया गया है। जो संदेश रासक जो मतलब इन्होंने ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? ये अब्दुल रहमान ने लिखा है। इसके अंदर एक जगह के और एक जो विरह की उसमें जो वियोग में है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, विक्रमपुर की जगह के बारे में। विक्रमपुर की एक वियोगी हैं जो विरह के उसमें मतलब अपना जीवन काट रही है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आगे है मनु राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। मनु राम सिंह जो थे वो कौन थे? वो रहस्यवादी कवि थे। मनु राम सिंह कौन थे? वो जैन साहित्य के अंदर वे कौन थे? रहस्यवादी कवि थे। अभी जैन साहित्य में हम पढ़ेंगे, पर आप बीच में आया है तो इसके बाद आप जैन साहित्य ही देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर याद रखना कि जो मनु सिंह जो थे, मनु राम सिंह कौन है? ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ओके, आगे है अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के अंदर जो दोहा काव्य की जो शुरुआत की गई है वो 6ठी शताब्दी से माना जाता है और इसका 6ठी शताब्दी से और किसने किया है? ये जोइंदू ने किया है, ठीक है, जोइंदू ने से माना जाता है। अब इनके बारे में देखिए, इनकी 2 पुस्तक हैं जिनका नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश और योगसार, ठीक है, परमात्मा प्रकाश और योगसार, ठीक है। ये किसकी 2 पुस्तक हैं? जोइंदू के। ये अपभ्रंश भाषा के अंदर जो दोहा काव्य में जो आरंभ किया है इन्होंने ही किया है और 6ठी शताब्दी में किया है। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रिशन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज ग्रिशन जो हैं उन्होंने आदिकाल के अंदर जो कवि लिए गए हैं वो 9 कवि लिए हैं। जो 9 कवि ये लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, ये आप देख लेना और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैं रोक देती हूँ। ये 9 कवि हैं, ये जॉर्ज ग्रिशन ने लिए हैं। वैसे तो 9 कवि पूछे नहीं जाते, कभी कोई भी एक कवि पूछ लेते, जैसे खुमान सिंह है, ये पूछ लेंगे, जगनिक है, ठीक है, तो ये जॉर्ज ग्रिशन ने ही आदिकाल के अंतर्गत इनको माना है। नेक्स्ट है हमारा हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद जो कवि हैं उनको क्या कहते हैं? प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है, ठीक है, ये है। और हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचेता है, कौन है इसके रचेता? दामोदर शर्मा है इसके रचेता। युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचेता कौन है? दामोदर शर्मा इसके रचेता हैं। इन्होंने ये लिखा है और ये हिंदी का पहला क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ये हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने लिखा है ये। इसमें जो युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो पहला हिंदी का व्याकरण कवि ग्रंथ माना जाता है ये। नेक्स्ट है प्रकृति पेंगलम, ठीक है, नामक एक प्रकृति पेंगलम नामक एक ग्रंथ था। इसका संग्रह जो किसने किया है? लक्ष्मीधर ने किया है और समय है इसका 14वीं शताब्दी। लक्ष्मीधर ने किया है, 14वीं शताब्दी इसका समय दिया है प्रकृति पेंगलम का। और इसके अंदर कौन कौन से कवि हैं ये संकलित किए गए हैं? तो ये हैं विद्याधर हैं और शांगधर हैं, जलज हैं, बबर है, ठीक है। और ये प्रकृति के अंदर जो छंद और विवेचना जो की गई है ये इसके अंदर्गत आते हैं। आगे है इसके बारे में ही, प्रकृति पेंगलम को प्रकृति पिंगल सूत्र भी कहते हैं। प्रकृति पेंगलम को क्या कहते हैं? प्रकृति पिंगल भी कहा जाता है इसको। ओके, ये आप देख लेना। और इसका जो टीका किया है, मतलब जो कोई ग्रंथ मतलब जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब वो होता है टीका जो भी किया जाता होगा, तो टीका किसी बंशीधर नामक विद्वान ने किया है,
तो कभी पूछ लेते हैं कि प्रकृति पेंगलम जो ग्रंथ है उसका टीका किसने किया है, तो ये किया है बंशीधर नामक एक विद्वान ने किया है। ये ग्रंथ है, ओके, ये देखिए ये ग्रंथ है फ्रेंड्स, ये देख लेना आप, प्रकृति पेंगलम नामक एक ग्रंथ है, ठीक है। इसका टीका किसने किया है, तो बंशीधर नामक एक विद्वान ने किया है। नेक्स्ट है शांगधर एक अच्छे कवि हैं। शांगधर कौन है, एक अच्छे कवि हैं ये, और एक सूत्रकार भी हैं अच्छे, ठीक है। इनने एक रचना लिखी है, सॉरी एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है हमीर राशो ग्रंथ, जो कि ये हमीर का मतलब होता है, हमीर शब्द का मतलब दिया गया है अमीर, ठीक है, आप देख लेना। और इनकी एक रचना है जिनका नाम क्या दिया है इन्होंने, सांगधर कृत्य। सांगधर कृत्य जो है जो संस्कृत में लिखी गई है, ओके फ्रेंड्स। तो ये आप देख लेना, ये थे मेरे जो मैंने अपभ्रंश साहित्य में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो भी नोट्स मैंने बनाए वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। आगे भी मैं ऐसे करती रहूँगी, पूरा आदिकाल में इस तरह से आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को क्या करोगे आप सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर करना अगर जिसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम डीएसएसबी का आने वाला है, ओके। और किसी भी चीज़ का आपका केवीएस हो या एनवीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी से रिलेटेड अगर है, उसमें हिंदी साहित्य आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनते ही हैं, ओके फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।